हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और पहली क्लास में हम लोगों ने मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, मानव संसाधन के क्या क्या उद्देश्य हैं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। और मैं समझ सकता हूं कि आपको पहली क्लास जो है वो समझ में आई होगी, क्योंकि एमपीपीएससी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसलिए इससे लगातार क्वेश्चन आए हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन इससे अभी तक पूछे गए हैं और एमपीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। दूसरी बात, इसके आगे के क्या क्या क्वेश्चन हैं इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, या क्या टॉपिक जो हैं उसको हमें अच्छे से करना है। ठीक। तो विद्यार्थियों, मानव संसाधन क्या होता है इस पे हम लोगों ने कल पिछली क्लास में बात की थी। मानव संसाधन प्रबंधन क्या है इस पे हम लोगों ने बात की थी। अब बात करते हैं हम मानव संसाधन नियोजन क्या है। देखो, मानव संसाधन नियोजन की अगर बात की जाए तो मानव संसाधन नियोजन यानी कि प्लानिंग कैसे की जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है नियोजन मानव प्रबंधन का या मानव संसाधन का। क्योंकि मानव संसाधन नियोजन लगातार इस तरीके से प्लानिंग करता है जिससे कर्मचारियों की आपूर्ति किसी भी संगठन को या किसी भी संस्था को आसानी से मिल सके। यानी इस तरीके से प्लानिंग की जाती है कि कर्मचारियों का इस तरीके से समावेश किया जा सके, या कर्मचारियों को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से रखा जा सके जिससे कि किसी भी संस्था या संगठन में उसकी प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में वो कार्य कर सके। यानी कर्मचारियों की आपूर्ति करना ही इसका मेन प्लानिंग यानी नियोजन होता है। मानव संसाधनों की आवश्यकता और उसकी आपूर्ति का समन्वय करना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जो प्लानिंग के द्वारा किया जाता है। यानी कि किसी भी मानव संसाधन विकास में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है उसकी प्रॉपर प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि प्रबंधन तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि मैनेजमेंट के बगैर तो कोई भी संस्था या कोई भी देश नहीं चल सकता। उसी तरीके से नियोजन के बगैर भी कोई भी देश या संस्था नहीं चल सकती। इसलिए नियोजन सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक समन्वय के रूप में काम करता है। यानी समन्वय को पूरा करने के लिए के साथ ही साथ उसे विकसित करने के साथ ही साथ उसके उपयोग करने और बनाए रखने में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो नियोजन का मतलब ये है कि नियोजन जो है वो कर्मचारियों की संगठन को आपूर्ति करना, और ये मानव संसाधन की आवश्यकताओं और आपूर्तियों के बीच में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने का काम मानव संसाधन नियोजन के द्वारा किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंधन में बहुत सी ऐसी समरूपताएं पाई जाती हैं। यानी क्या क्या समरूपताएं दोनों में हैं, चाहे वो मानव संसाधन विकास हो चाहे वो मानव संसाधन प्रबंधन हो, इन दोनों में कई समानताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम समानताओं की बात करें तो इनके उद्देश्य, यानी दोनों के उद्देश्य जो होते हैं वो संगठन में तथा मानव संसाधन के जो एकीकरण की बात की जाती है उस एकीकरण पर भी वो जोर देता है। यानी कि अगर देखा जाए तो मानव संसाधन के उद्देश्य जो हैं उसे और उसके एकीकरण को बनाने के लिए दोनों बहुत आवश्यक है। इसके अलावा दोनों के द्वारा विकास कार्य पर जोर दिया जाता है, यानी अधिक से अधिक विकास कार्य किए जा सके। यानी कि समरूपता की जहां बात आती है, उस समरूपता में हम देखते हैं कि मानव संसाधन विकास और प्रबंधन ये दोनों ही सेम रूप से काम करते हैं। दोनों का उद्देश्य संगठन को उच्च स्तर पर ले जाना है। दोनों का ही मेन रूप जो है वो विकास कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए अगर देखा जाए तो दोनों समान रूप से काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है, जिस पर हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। यानी पिछली क्लास में किस तरीके से हमने ये देखा था कि किस तरीके से प्रबंधन क्या होता है और मानव संसाधन विकास क्या होता है। इसके अलावा दोनों में और कुछ और समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कर्मचारियों की व्यक्तिगत क्षमताओं तथा अपने संगठन के प्रति संतुष्टि पर जोर देता है। यानी वो किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत क्षमताओं को भी ध्यान में रखता है, संगठन के प्रति वो संतुष्टि प्रदान करने पर भी जोर देता है, जिससे प्रॉपर तरीके से कोई भी संगठन या संस्थान जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, यानी कि एक सुचारू रूप से काम कर सके। मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंधन इन दोनों के उद्देश्यों में जो दूसरी महत्वपूर्ण जो समानता होती है वो ये होती है कि सही व्यक्ति का चयन। क्योंकि अगर किसी भी संगठन में या संस्था में सही व्यक्ति का चयन नहीं किया जाए तो वो संस्था सही समय से कार्य नहीं कर सकती है। इसे सही व्यक्तियों का चयन करके संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी दोनों का ही समान लक्ष्य होता है। यानी दोनों के ही समान लक्ष्यों के आधार पर यह कार्य किया जाता है। ठीक।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो मानव संसाधन विकास का अर्थ अगर हम लोग देखें तो अर्थ क्या है, इसको हम एक छोटे से शब्दों में अगर देख सकें तो मानव संसाधन विकास से अभिप्राय उस लगातार विकास कार्य से है जिसके द्वारा संगठन में कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार लाया जाए। देखिए, इसका मतलब यह है कि मानव संसाधन विकास किसी भी संस्था या किसी भी देश में यदि कोई कर्मचारी लगे हुए हैं और यदि उन कर्मचारियों का लगातार विकास नहीं हो रहा है और यदि वो विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो ये माना जाता है कि वो संगठन ज्यादा समय तक कार्यरत नहीं रह पाएगा। इसलिए मानव संसाधन विकास का अगर अर्थ में बात की जाए तो ये मेन रूप से कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के संदर्भ में ही देखा जाता है। मानव संसाधन का ही एक हिस्सा है, ठीक। इसका कार्य जो होता है वो सक्रिय होता है। दूसरा उद्देश्य जो होते हैं वो कर्मचारियों की दक्षता तथा ज्ञान में लगातार वृद्धि करना होता है। यानी मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंधन में क्या डिफरेंस है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यानी अगर मानव संसाधन विकास की अगर बात की जाए तो मानव संसाधन विकास कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन की बात करता है, मानव संसाधन का ही एक हिस्से के रूप में काम करता है। ये एक एक्टिव यानी सक्रिय होता है। ये कर्मचारियों की दक्षता और ज्ञान में लगातार वृद्धि पर इंगित करता है कि लगातार वृद्धि होनी चाहिए, यानी उनका विकास या उनका ज्ञान जो है वो डेवलप होना चाहिए और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी किसी भी देश का मानव संसाधन विकास व्यक्तियों में सुधार करके, इसके अलावा उसकी दक्षता ज्ञान में लगातार वृद्धि करके और सक्रिय रूप से आगे बढ़ते हुए लगातार चलने वाली ये एक प्रक्रिया है। तीसरी और यदि हम देखें तो मानव संसाधन विकास में जो दूसरी महत्वपूर्ण, अगर हम मानव संसाधन प्रबंधन में इसका या मानव संसाधन विकास को मानव संसाधन प्रबंधन के साथ जोड़ के देखें तो अगर मानव संसाधन प्रबंधन की बात की जाए तो इसका अभिप्राय जो है वो भी प्रबंधन समिति कर्मचारियों का उचित प्रबंधन करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जरूरी यही होता है कि कर्मचारियों का प्रबंधन अच्छे से किया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी संस्था के लिए। इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन एक प्रबंधन समिति के रूप में काम करते हुए उचित प्रबंधन का कार्य करता है कर्मचारियों का। मैनेजमेंट इसका वर्क है, ये प्रतिक्रियाशील होता है। कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर करना ही इसका मेन उद्देश्य है। यानी कि मानव संसाधन विकास में कर्मचारियों का अधिक से अधिक विकास करना है तो इसमें उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाना है। और प्रबंधन जो है वो प्रत्येक दिन में होने वाली एक प्रक्रिया के रूप से गुजरता है। यानी कि मानव संसाधन विकास सक्रिय है और ये लगातार चलता है, लेकिन प्रबंधन जो है वो प्रतिदिन के मैनेजमेंट के आधार पर चलता है। जैसे आज हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है या क्या क्या प्लानिंग है, ये सब इसी पे निर्भर करता है। मानव संसाधन विकास का महत्व, आखिर मानव संसाधन विकास का महत्व क्या है, किस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी महत्व की बात की जाए तो ये कर्मचारियों के वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे तैयार करता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ये भविष्य और वर्तमान दोनों ही स्तरों पर आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए वो इसे तैयार करता है। दूसरी चीज महत्व की अगर बात करें तो संगठन एवं कार्य के लिए अनुपयुक्त व अवांछित होने से बचाता है। यानी कि कर्मचारी जो हैं वो संगठन एवं कार्य के लिए अनुपयुक्त या अवांछित हैं उसे होने से वो बचा सकता है। यदि हम किसी भी कर्मचारी को अच्छे संगठन के साथ जोड़कर या संगठन के साथ जुड़कर यदि उसके कार्य का विकास किया जाए या उसमें कौशल विकास किया जाए तो उसे लगातार संगठन के विकास में सहयोगी बनाए रखा जा सकता है। दूसरा, कर्मचारियों में रचनात्मक योग्यता और प्रतिभा विकसित करता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के माध्यम से उसे अच्छा कौशल सिखाकर हम उसमें रचनात्मक योग्यता पैदा कर सकते हैं, उसमें प्रतिभा पैदा कर सकते हैं और यही मानव संसाधन विकास का महत्व है। दूसरा, उच्च स्तर के कृत्यों के लिए तैयार करना, यानी कि अधिक ऊंचे लेवल पे जो काम होते हैं उसके लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है, उचित कौशल देके उचित प्रशिक्षण देके तैयार किया जा सकता है। देखिए, अगर एमपीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को ये तो नोट्स के रूप में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं इसको, लेकिन मैंने इसको बोल्ड कर रखा है जिससे आप इसके कीवर्ड को समझ सकें और कीवर्ड को समझकर जब आप
मेंस में लिखें तो इन कीवर्ड को ध्यान में रखें जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से कर सकें। नवनियुक्त कर्मी यानी कि जो नए कर्मचारी अपॉइंट किए जाते हैं उनमें मानव संसाधन विकास की मूलभूत प्रतिभा और उनको ज्ञान प्रदान करता है, यानी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो देखा जाए तो मानव संसाधन विकास का महत्व जो है वो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने, संगठन के कार्य के लिए उपयुक्त व अनुपयुक्त व एवं अवांछित होने से बचाने, रचनात्मक योग्यता और प्रतिभा विकसित करने, उच्च स्तर के कार्य करने के लिए या फिर मूलभूत प्रतिभा और ज्ञान प्रदान करने के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए एक प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो आप अगर इस कीवर्ड को याद रखेंगे तो इन कीवर्ड को याद रखें आप अपने क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से बना पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को बता दिए, इसमें से अगर कुछ पॉइंट भी आपको याद हो जाएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके अलावा अगले उच्च पद के लिए कार्मिकों में क्षमता विकसित करता है, यानी कि यदि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन कर्मचारियों में क्षमता विकसित करने का काम भी मानव संसाधन विकास करता है। दूसरा, गुणवत्ता प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण सहायक है। हम अच्छी क्वालिटी पैदा कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता पैदा कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर कौशल और ज्ञान प्राप्त करके आएगा और यदि वो अच्छी गुणवत्ता प्रबंधन देगा तो वो संगठन या वो संस्था आगे बढ़ेगी। दूसरा, उत्तरदायित्व की भावना पैदा करता है, यानी कि एक प्रकार की उत्तरदायित्व की भावना उस व्यक्ति के अंदर आती है। सहयोगी दृष्टिकोण पैदा होता है, यानी सहयोग की भावनाएं पैदा होती हैं उसके अंदर। ठीक, इसके अलावा अच्छे पारस्परिक संबंध स्थापित होते हैं, यानी मानव संसाधन विकास उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि उस व्यक्ति के टोटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, उसके टोटल विकास के साथ ही उसके व्यक्तित्व को भी निखारता है वो। इसलिए वो उत्तरदायित्व की एक भावना पैदा करेगा, वो सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा, वो लोगों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करेगा। यही मानव संसाधन विकास का महत्व है। दूसरा, यह कर्मचारियों को अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने में सहायक होता है, यानी कि मानव संसाधन विकास के द्वारा हम इससे किसी भी व्यक्ति के कमियों को या उसकी शक्तियों को पहचानने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। दूसरा, इस संगठन के द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे पारस्परिकता, विश्वास और सहयोग पनपता है, यानी कि अगर महत्व की अगर बात की जाए तो मानव संसाधन विकास एक कर्मचारियों में क्षमता विकसित करता है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण है, सहयोग का दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व की भावना, पारस्परिक संबंध पैदा करता है, श्रमिकों में शक्तियों को पहचानने में सहायक करता है, वह पारस्परिक विश्वास पैदा करता है। यानी अगर देखा जाए तो टोटल रूप से मानव संसाधन विकास मनुष्य के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे आगे बढ़ाने में वो महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वो प्रशिक्षण, स्थापना, चयन या पदोन्नति, यानी कि ट्रांसफर करने में, चयन करने में, पदोन्नति करने में या प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण रूप से अदा करता है। वो उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना एवं मार्गदर्शन पर जोर देता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर सूचना प्रेषित की जाए, यानी ऊपर से नीचे की ओर सूचना जो है वो उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को दी जाती है, जिससे निम्न अधिकारी उसे ग्राउंड वर्क पे यानी कि प्रॉपर तरीके से उसको चालू करते हैं। यानी कि उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को सूचना और मार्गदर्शन पर वो जोर देता है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास के लिए एक विस्तृत ढांचा भी तैयार होता है, जिससे संगठन की क्षमताओं में वृद्धि होती है। यानी अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण, स्थापना, चयन, पदोन्नति, कर्मचारियों को एक सूचना और मार्गदर्शन देने के लिए, विस्तृत ढांचा तैयार करने के लिए, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब मानव संसाधन विकास के महत्व हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, तो और भी चीजें अगर आपको लगती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे पॉइंट में से अगर 4-5 पॉइंट भी आपको याद रह जाते हैं तो आप अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। मानव संसाधन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्थित एक दृष्टिकोण पैदा करता है। आप चाहें तो ये कीवर्ड याद रखकर भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये 3 मार्कर में भी आ सकता है, 5 मार्कर में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन के साथ लगकर भी आ सकता है, पूछा जा सकता है।
व्यवस्थित दृष्टिकोण पैदा करता है, यानी मानव संसाधन एक व्यवस्थित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण पैदा करता है। यानी इसकी ये विशेषता है कि मानव संसाधन एक व्यवस्थित रूप से, एक योजनाबद्ध रूप से एक दृष्टिकोण देता है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। यानी व्यवस्थित दृष्टिकोण पैदा करना ही मानव संसाधन का उद्देश्य है, और व्यवस्थित दृष्टिकोण से मतलब है एक योजना बनाते हुए उनकी दक्षता में सुधार किया जाना। दूसरा, सतत प्रक्रिया। मानव संसाधन कर्मचारियों के सभी प्रकार के कौशल जैसे तकनीकी, प्रबंधकीय, व्यवहारिक, वैचारिक विकास के लिए वो एक सतत प्रक्रिया के रूप में काम करता है। यानी तकनीकी, प्रबंधकीय, व्यवहारिक, वैचारिक जितने भी प्रकार के संसाधन हो सकते हैं, उन संसाधनों के विकास में वो एक सतत प्रक्रिया के रूप में काम करता है। तो मानव संसाधन की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो विशेषताएं जो हैं वो एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पैदा करते हैं, एक सतत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुविषयक विषय भी हो सकते हैं उसके विशेषता, जैसे मानव संसाधन में एक बहुविषयक विषय है, जैसे व्यवहार का ज्ञान, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा आदि सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि बहुविषयक विषय इसमें शामिल होते हैं। सर्वव्यापी है, मानव संसाधन हर जगह आवश्यक होता है, यानी हर संस्था और देश के विषय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विनिर्माण हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो। यानी कि ये सर्वव्यापी है, विनिर्माण के क्षेत्र में भी और सेवा क्षेत्र में भी। तो बहुविषयक विषय भी है इसमें। दूसरा, सर्वव्यापी भी है ये। तो इस तरह देखा जाए तो इसके 4 उद्देश्य हम लोगों ने देखे। एक और उद्देश्य अगर हम देखें तो वो है तकनीक। मानव संसाधन का प्रदर्शन, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, उसका विकास, उसकी योजना, उसके परामर्श, ये सभी गुणवत्ताएं जो हैं वो तकनीकी कौशल से ही वो प्रदान हो पाती हैं। यानी कि तकनीकें भी जो हैं मानव संसाधन विकास की एक विशेषताओं में शामिल है। यानी कि मानव संसाधन विकास जो है वो शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा उन्नत तो बनता ही है, लेकिन प्रबंधन के द्वारा, उसके नियोजन के द्वारा भी उसे महत्वपूर्ण बनाया जाता है। दूसरा, मानव संसाधन विकास में सबसे महत्वपूर्ण उसके महत्व को लेकर भी है कि उसके कई प्रकार के महत्व हैं, इसलिए उसे अपनाया जाता है। उसकी कई विशेषताएं हैं, विशेषताओं के कारण उसे अपनाया जाता है। दूसरा, अगर बात की जाए तो मानव संसाधन की अवधारणाओं को अगर हम देखें तो आधुनिक युग में लोक कल्याणकारी राज्यों का जो दर्शन और बना हुआ है, या जो वेलफेयर स्टेट हैं या लोक कल्याणकारी राज्य हैं या देश हैं, उनका मेन मुस्तव यही रहता है कि संसाधन इस तरीके से किया जाए जिस तरीके से मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि ये इस बात पर जोर देता है कि मानव का सर्वांगीण विकास महत्वपूर्ण है, और सर्वांगीण विकास इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो उस सरकार का अस्तित्व भी नहीं होगा। यानी कि किसी भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बगैर हम किसी भी राज्य के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम इसकी बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, इसकी अवधारणा की बात करें, तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, या मानव संसाधन विकास की अवधारणा को हम किन 2 स्तरों पे देख सकते हैं। पहला स्तर है सामुदायिक स्तर, यानी सामुदायिक स्तर के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, संगठनात्मक स्तर। यानी अगर देखा जाए तो मानव संसाधन विकास का सामुदायिक स्तर क्या है और मानव संसाधन विकास का संगठनात्मक स्तर क्या है, तो हम इन दोनों पे चर्चा करते हैं कि ये क्या है। देखिए विद्यार्थियों, इसमें सामुदायिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं। सामुदायिक स्तर का मतलब होता है मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना और सभी वर्गों के लिए पूरा करना। जैसे सामुदायिक यानी कि कम्युनिटी, यानी कि सभी लेवल पे बात कर रहा है वो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कल्याण हो, चाहे वो शिक्षा हो, आवास हो, रोजगार हो, शुद्ध पेयजल हो, यानी जो भी मनुष्य की बेसिक नीड है उस बेसिक नीड को पूरा करके ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। ठीक, परिवहन के साधन उपलब्ध हो, समता का अधिकार हो, उसे न्याय का अधिकार हो, मानवाधिकार हो,
सुरक्षा हो, इन सभी को देकर या मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना ही सामुदायिक स्तर है। यदि इन सभी को यदि किसी मनुष्य को उपलब्ध करा दिया जाए तो उसका विकास अवश्य संभावी हो सकता है। जन कल्याण के रूप में दी जाने वाली ये सेवाएं कई वर्गों को दी जा सकती हैं, जैसे वृद्धों को, महिलाओं को, बच्चों को, असहाय लोगों को, निशक्त जनों को, निर्धनों को, श्रमिकों को, पिछड़े वर्गों को या अन्य जो भेदभावग्रस्त व्यक्ति हैं उन सब से ये रिलेटेड है। यानी मोटे तौर पर कहा जाए तो सामुदायिक स्तर का मतलब होता है कि मनुष्य की आधारभूत जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति सभी वर्गों तक हो सके। ठीक, लेकिन एक और समस्या है, वो है जेंडर संवेदनशीलता यानी लिंग भेद। इस समस्या का भी निराकरण करना मानव संसाधन विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है। यानी सामुदायिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सामुदायिक स्तर का मतलब है सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, सभी वर्गों के लिए करते हुए और जेंडर गैप को कम करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ना, जिससे हम मनुष्य के सर्वांगीण विकास को और अच्छे से प्राप्त कर सकें। सामुदायिक स्तर क्या होता है, अब इस पे हम बात करते हैं। सामुदायिक स्तर जो है वो व्यक्ति के कल्याण के बिना समाज का संभव यानी समाज का विकास असंभव है, यानी कि मनुष्य का कल्याण के बगैर तो समाज का विकास हो नहीं सकता। दूसरा, किसी भी समाज में एवं राष्ट्र की एकता तथा उसकी प्रगति में प्रमुख रूप से यह मानव विकास पर ही निर्भर करता है, यानी कि समाज और राष्ट्र की एकता इस पर निर्भर करती है। यानी सामुदायिकता की अगर बात की जाए तो सामुदायिकता जो है वो मनुष्य को यानी टोटल तरीके से देश के साथ भी समाज के साथ जोड़कर रखती है। दूसरा, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, भौगोलिक विकास ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भी मानव का विकास जो है जुड़ा होता है। दूसरा, सामुदायिक स्तर पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामुदायिक स्तर बिना मानव संसाधन विकास के चल नहीं सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्मचारियों या कार्मिकों की प्राप्ति भी सुनिश्चित हो सके, ये भी सामुदायिक स्तर का ही एक लक्ष्य है। यदि सामुदायिक स्तर का अपनाते हुए यदि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाए तो सर्वांगीण विकास के साथ ही हमें श्रेष्ठ कर्मचारियों की भी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो एक और होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठनात्मक स्तर। हमने सामुदायिक स्तर में अगर बात की तो सामुदायिक स्तर का मतलब क्या हुआ था कि सामुदायिक स्तर का मतलब यह हुआ था कि सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। लेकिन दूसरी अगर बात आती है तो दूसरी बात आती है संगठनात्मक स्तर की, यानी मानव संसाधन विकास में निजी और सरकारी विभागों यानी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात करता है। संगठनात्मक यानी निजी संगठन भी हो सकते हैं, सरकारी संगठन भी हो सकते हैं, विभाग भी हो सकते हैं और उनके कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों यानी कर्मचारियों के विकास से रिलेटेड है। जहां पर वो सामुदायिक आम जनता से रिलेटेड है वहीं पे संगठनात्मक स्तर मनुष्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए निजी और सरकारी विभागों से रिलेटेड है। इसमें भर्ती, पद वर्गीकरण, प्रशिक्षण, वेतन, पदे, पदोन्नति, पदस्थापना, स्थानांतरण, पुरस्कार, सेवानिवृत्ति ये सब उसी में आता है क्योंकि ये सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में होता है। दूसरा, भारत में अभी तक मानव संसाधन विकास को गंभीरता से इसलिए नहीं लिया जा सका है क्योंकि मानव संसाधन के जो दुष्परिणाम हैं वो दुष्परिणाम इस संगठनात्मक स्तर में ही छुपे हुए हैं। क्योंकि आज भी सरकारी तंत्र में कार्यरत लोक सेवक जो हैं उन्हें देश की प्रगति में ज्यादा समर्पित या प्रतिबद्धता देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इस तरीके की समर्पित और प्रतिबद्धता ना दिखने के कारण उनमें कार्यकुशलता की कमी पाई जाती है और कार्यकुशलता की कमी पाए जाने की वजह से ही राष्ट्र के प्रति भी उनके दायित्व को संवेदनशील जो है बनाना बहुत आवश्यक है। या राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील हैं या उनको होना चाहिए क्योंकि कर्मचारियों को यदि अपने देश के प्रति या सेवकों को ना तो कार्य के प्रति समर्पित होते हैं ना प्रतिबद्ध होते हैं, ये एक संगठनात्मक स्तर की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो सामुदायिक और संगठनात्मक स्तर ये दो स्तर होते हैं जो मानव संसाधन विकास के सर्वांगीण विकास से जुड़े हुए हैं।
ये जो स्तर है सामुदायिक वो आम जनता से जुड़ा हुआ है, संगठनात्मक जो है वो निजी और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका, आखिर शिक्षा की क्या भूमिका है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बिना मानव संसाधन विकास शिक्षा के बगैर अधूरा है। यानी यदि किसी व्यक्ति को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी गई है, यदि उसे प्राथमिक शिक्षा या उसे उच्च शिक्षा प्रदान नहीं है और यदि उसे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो वो मानव संसाधन विकास की एक कड़ी तो बना रहेगा, लेकिन उसके ऊपर या मानव संसाधन के विकास में वो अपना कितना योगदान देगा, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है कमी हमें देखने को मिलती है। जैसे मानव संसाधन विकास में शिक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा मानव संसाधन के व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक तीनों के विकास में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करती है। यानी शिक्षा जो है वो मानव संसाधन में व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक तीनों के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है। दूसरा, अगर देखा जाए तो शिक्षा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से समझ विकसित करना शिक्षा के आधार पर ही निर्भर करता है। यदि व्यक्ति में शिक्षा अगर दी जाए या उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, तो वो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाएगा। यानी कि वो व्यक्तिगत रूप से भी सक्षम बन पाएगा और व्यावसायिक रूप से भी सक्षम बन पाएगा। व्यावसायिक संगठनों के लिए अकुशल लोगों की बजाय कुशल और योग्य शिक्षकों या योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी शिक्षा की मुख्यता से व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझ आ सकती है। दूसरा, कुशल और योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही व्यक्ति जो है वो अकुशल से कुशल कारीगर बन सकता है, कुशल कर्मचारी बन सकता है, और इसी आधार पर वो मानव संसाधन में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका पे अगर हम देखें तो एक चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे शिक्षा प्रणाली ज्ञान प्रदान करती है, सिंपल सी बात है, बिना ज्ञान के तो कुछ है ही नहीं। दूसरा, ये एक प्रकार की क्षमता प्रदान करती है, यानी कि विभिन्न दृष्टिकोण को देखने में ये एक प्रकार की क्षमता पैदा करती है। वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। दुनिया को बेहतर ढंग से या फिर विश्व को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होती है। मानव संसाधन में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है, यानी कि एक प्रकार से एनर्जी जनरेट करती है। दूसरा, आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण सहायक होती है। ये तो शिक्षा के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी देश में अगर एजुकेशन या लिटरेसी रेट कम है तो वहां पर आर्थिक विकास की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा ये मानव जीवन की गुणवत्ता और मानव पूंजी में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। यानी गुणवत्ता भी पैदा करेगी, उसे एक मानव पूंजी के रूप में तब्दील करेगी, समाज के विकास में एक अच्छे भविष्य को बनाने में उसका मदद करेगी, वो उन्नत समाज बनाने में मदद करेगी। यानी शिक्षित समाज एक उन्नत समाज में तब्दील हो सकता है, क्योंकि शिक्षित वर्ग ही उन्नत समाज का निर्माण करेंगे। तर्क और तर्क संगता जो है उसकी भावना विकसित करने में यह महत्वपूर्ण रूप से अदा करेगी। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में भी वृद्धि और विकास करेगी। यानी मानव संसाधन और शिक्षा का क्या संबंध है, और मानव संसाधन और शिक्षा किस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं, और मानव संसाधन और शिक्षा के आधार पर किस तरीके से शिक्षा मानव संसाधन के लिए आवश्यक है, ये सभी पॉइंट आप लोगों ने इसमें देखे, और इन पॉइंटों के आधार पर ही इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य के विकास में कहां कहां तक सहायक है, और किस तरीके से वो मानव संसाधन को एक बेहतर संसाधन के रूप में मनुष्य को स्थापित कर सकती है। ये मनुष्य या लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकती है। देश की गरीबी की स्थिति को अगर बनी हुई है तो उसे बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान जो होगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त जिसे होगा, शिक्षा प्राप्त होगा, तो अच्छी नीतियां बनाएगा, नीति निर्माण करेगा। शिक्षा व्यक्तियों और कर्मचारियों में एक रचनात्मकता पैदा करती है, नए नए इन्वेंशन पैदा कर सकती है, आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है,
नए नए आविष्कारों को जन्म दे सकती है। यानी मानव संसाधन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और मानव शिक्षा जो है वो संसाधन के साथ जुड़कर उसे और प्रगति के मार्ग पर ले जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम इसमें देखते हैं कि मानव भारत में मानव संसाधन, एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है 2018 में, 6 मार्कर में ये पूछा गया है। इसलिए हमें जो क्वेश्चन अभी तक वर्तमान में आ चुके हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारी करनी है, क्योंकि एमपीपीएससी में यदि आपने पुराने क्वेश्चनों को आधार नहीं बनाया तो पुराने क्वेश्चनों को आधार नहीं बनाने के आधार पर क्या होता है कि हमारा मार्गदर्शन या हम जो तैयारी करते हैं वो तैयारी एक दूसरे डाइवर्ट में चली जाती है। इसलिए यदि पुराने क्वेश्चनों को आधार बना लिया जाए तो पुराने क्वेश्चनों को आधार बनाकर हम विद्यार्थियों एक नए मार्ग पर बढ़ सकते हैं या एक नए तरीके से अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक मोटी बुक ला दूं और बोल दूं कि आप इसको पढ़ लो, इसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। तब हम जब उस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स है उसको हम ध्यान रख पाएंगे कि हाँ अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस तरीके से हमें उसको तैयार करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है विद्यार्थियों उसमें हमें देखने को मिलती है। मानव संसाधन का भारत में क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखो, भारत एक विशाल देश है और भारत की पॉपुलेशन चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। यानी भारत की टोटल पॉपुलेशन 1.25 करोड़, ये तो अब पुराना डाटा हो गया, अब जनसंख्या और बढ़ चुकी है। यानी कि इतनी बड़ी आबादी जो विश्व की कुल जनसंख्या का छठा हिस्सा, यानी कि पूरे विश्व का 6% जो है भारत में है। यानी कुल विश्व की जनसंख्या का 6% भारत में रहता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्पादन और विकास की दृष्टि से भारत अन्य देशों के मुकाबले बहुत नीचे है। यानी हर साल इसकी मार्किंग 100 से हमेशा नीचे ही होती है। यानी हम आज विकसित देश नहीं बल्कि विकासशील देश है और हमारी रैंकिंग अन्य देशों के मुकाबले अभी भी 100 से नीचे है। क्यों? क्योंकि हमने उचित मानव संसाधन का मतलब अभी तक समझा नहीं है। यदि हम मानव को एक संसाधन बनाकर अगर उसे विकास के मार्ग में लगा दें तो वो एक नया रिसोर्स पैदा कर देगा और इस तरह भारत जो है वो विकासशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का अभी तक प्रॉपर तरीके से दोहन नहीं हो पाया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4 करोड़ व्यक्ति, अभी हम लगभग इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि एग्जिट डाटा नहीं है, ये एक गैर सरकारी सूचनाओं से एकत्र किया गया है। इसलिए 4 करोड़ व्यक्ति अभी भी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं। यानी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी बेरोजगारी से जूझ रही है, क्योंकि भारत जैसे एक विशाल देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार देने का कोई एक माध्यम नहीं हो सकता है। इसलिए अलग अलग माध्यमों से ही उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। दूसरी, गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में मानव संसाधन की स्थिति क्या है। जैसे अभी भी करीबन 62-63% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, करीबन 17% लोग औद्योगिक क्षेत्र पर डिपेंड है और लगभग 20% लोग वो सेवा क्षेत्र पर डिपेंड है। यानी कि रोजगार का स्तर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार कृषि में मिलता है लोगों को, दूसरा रोजगार सेवा क्षेत्र में मिलता है और तीसरा औद्योगिक क्षेत्रों में मिलता है। यानी आज भी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन कृषि के विकास के लिए या कृषकों के विकास के लिए कोई भी नीतियां प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई हैं। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए लगातार और नए प्रयास किए जाएं, नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कृषि उन्नत हो सके, किसानों के लिए अच्छा कार्य हो सके। दूसरी, अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 36 लाख सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सेवा में लगे हुए हैं, 14 लाख भारत में लगभग सैनिक हैं, 2.5 करोड़ सरकारी नौकर यानी कि अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, 13 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो कृषि क्षेत्र में यानी कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, 70 लाख व्यक्ति जो हैं वो स्वयं के खुद के धंधे यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या खुद के धंधे चालू कर रहे हैं, या 15 करोड़ व्यक्तियों ने मजदूरी से पेट भरते हैं। यानी कि कई ऐसे वर्ग भी है जो कि दिन में मजदूरी करके ही अपना पेट पाल पाते हैं। यानी मानव संसाधन
का प्रॉपर विकास भारत में नहीं हुआ है। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो प्रॉपर तरीके से देश के निर्माण में या देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो भारत में मानव संसाधन विकास को सरकारी सेवा क्षेत्र में कार्यान्वित करवाने के लिए प्रधानमंत्री जी, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इसके लिए एक डिपार्टमेंट खोला था, जिससे कि सरकारी सेवा क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से मानव संसाधन का विकास हो सके। और राजीव गांधी जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1985 में इसके लिए एक विभाग की स्थापना की थी, जिसे कहा गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना राजीव गांधी जी के समय की गई भारत में मानव संसाधन के विकास के लिए। इसके अंतर्गत शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद तथा सभी प्रकार के महिला और बाल विकास के विभाग भी इसके अंदर रखे गए थे। लेकिन बाद में कार्मिकों के लिए लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का गठन कर दिया गया, जो कि कार्मिकों के लिए यानी कर्मचारियों के लिए इसे पृथक बना दिया गया। दूसरा, मानव संसाधन विकास में सभी प्रकार के बच्चों, महिलाओं, सभी को महत्वपूर्ण रूप से उनका विकास करने पर जोर दिया गया। भारत में वेतन की शर्तों में सुधार करने के प्रति जितने सर्जक और तत्परता हमें दिखाई देती है, उतने राष्ट्रीय विकास के प्रति नहीं दिखाई देती। यानी लोग अपने वेतन शर्तों में सुधार करने के लिए जितने सर्जक दिखाई देते हैं, उतना वो अपने राष्ट्रीय विकास के लिए नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार कर्मचारियों की सेवा या कार्य में प्रकृति से जुड़े कठोर प्रावधान न होने के कारण भी संगठनात्मक मानव का विकास प्रक्रिया में अवरुद्ध रहती है। हमने सामुदायिक और संगठनात्मक चीजों को समझा था। सामुदायिक यानी आमजन और संगठनात्मक यानी के निजी और सरकारी क्षेत्रों में। लेकिन सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कार्मिकों की सेवा और कार्य की प्रकृति से जुड़े हुए कठोर प्रावधान नहीं है, और ये कठोर प्रावधान नहीं होने के कारण ही संगठनात्मक मानव के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। यानी कि प्रॉपर तरीके से नियमों का ना लागू होने की वजह से ऐसी कई चीजें हैं जो हमें इस तरीके से मानव विकास में एक अवरोध के रूप में काम करती हैं। तो विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए अध्ययन, मनन, लेखन, शोध, पुलिसकर्मियों के लिए दैनिक व्यायाम अनिवार्य नहीं है। यह भी मानव संसाधन के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि प्रॉपर तरीके से शिक्षकों के लिए या पुलिस वर्गों के लिए इस तरह का कोई भी रूल नहीं है। अगर इस तरीके का रूल नहीं हो पाता तो एक कार्यकुशलता भी भारत के लोगों में नहीं आ पाती। यानी कार्यकुशलता भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए। दूसरी अगर बात की जाए तो भारत की कुल जनसंख्या में 14 वर्ष तक के आयु समूह के बच्चों का है, और इसमें से 40 लाख बच्चे आज भी बाल श्रमिक रूप में काम कर रहे हैं। यानी बच्चे जो आगे मानव विकास में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, उसमें से अधिकांश बच्चे आज भी बाल मजदूरी करने में लगे हुए हैं। दूसरा, 10 दिसंबर 1996 को भारत सरकार ने बाल मजदूरी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन आज भी ऐसे कई बच्चे हैं जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाते, और प्राथमिक शिक्षा को भी प्राप्त ना करने की वजह से उनकी आगे की शिक्षा अवरुद्ध हो जाती है। और आगे की शिक्षा जब अवरुद्ध हो जाती है तो वो बच्चा या तो अपना स्वयं का कोई धंधा, यदि उसने उस क्षेत्र में अगर कहीं पर कौशल प्राप्त किया है तो, नहीं तो वो एक बाल श्रमिक के रूप में ही कार्य करता है। यानी कि भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जो बनने वाला है, वो युवा वर्ग बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हो जाता है, और जो उसका मानव विकास में कोई भी योगदान नहीं रह पाता। दूसरी तरफ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों की बात की जाए तो करीबन 8 करोड़ ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हैं भारत में। इसके अलावा करीबन 3.42 करोड़ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। यानी कि एक इतना बड़ा समूह जो विकलांग और कैंसर या मिर्गी जैसी बीमारियों से गुजर रहे हैं, वो भी ऐसे गंभीर रोगों के कारण अपना मानव विकास में कोई भी योगदान नहीं दे पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में मानव संसाधन विकास के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण, भारत में करीबन ऐसे कई युवा वर्ग हैं जो युवा वर्ग साधु के वेश धारण करके जो मानव विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे, और साधु का वेश धारण करके सिर्फ ये भजन या धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए। ठीक है, तो ऐसा कई बड़ा वर्ग जो है वो इसमें लगा हुआ है। दूसरा, भारत में लगभग 3 लाख से भी अधिक कैदियों की संख्या है। ये आंकड़ा
और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सजा याफ्ता व्यक्ति जो है उसे आसानी से किसी भी संस्थान में या किसी भी विभाग में आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को सजा प्राप्त हुई है तो उसे आसानी से नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है। यह भी भारत में एक दुर्बलता है। यदि किसी व्यक्ति ने सजा प्राप्त की है और यदि वो अपने आप में सुधार कर लेता है तो उसे किसी भी रोजगार के क्रम में लगाना चाहिए और रोजगार में क्रम में लगाकर उसे कैदियों को और आगे उसके भविष्य के निर्माण में सहायक होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अधिकांश कैदी जो हैं वो जेल में हैं और जेल में होने की वजह से वो कैदियों का मानव विकास में कोई भी योगदान नहीं रह जाता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देश की एक बहुत बड़ी श्रम शक्ति अनावश्यक रूप से एक निष्प्रभावी हो जाती है, क्योंकि उसका किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था के साथ ना जुड़े होना, किसी भी वर्ग में ना जुड़े होना, किसी भी प्रकार का कौशल ना प्रदान होना, इसकी वजह से लगभग पूरे अगर भारत में देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 30% से भी अगर देखा जाए कि नौकरशाही में 3% से भी कम जो है लोग लगे हुए हैं। यानी जहां नौकरशाही के विशाल आकार होते हुए भी सिर्फ 3% लोगों को ही कुल जनसंख्या लोग जो हैं इनकी श्रम शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अन्य देशों में ये आंकड़ा बहुत ही आगे है। स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों में ये 16% है। इसके अलावा ब्रिटेन में 13, अमेरिका कनाडा में 8%, जापान जो है उसने सबसे ज्यादा मानव कौशल विकास में अपना योगदान दिया है और 45% नागरिक लोक सेवकों में रूप में नियोजित किए गए हैं। यानी विद्यार्थियों, जापान जैसे एक छोटे से देश ने अपने प्रत्येक नागरिक को इस तरीके से तैयार कर दिया या प्रत्येक नागरिक को इस तरीके से तैयार किया है कि वो उस देश के आर्थिक विकास में अपने अपने स्तर पर सहयोग कर सके। लेकिन भारत जैसा युवा वर्ग की जनसंख्या जहां पर ज्यादा है, यानी जहां पर साक्षरता दर आज भी 70% तक नहीं पहुंच पाई है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, श्रमिकों, निर्धनों, पिछड़ी जातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर में बहुत सारी कमजोरियां हमें देखने को मिलती हैं। न्यूनतम और मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी की कमियां इसमें पाई जाती हैं। यानी ये भी मानव विकास में एक सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कमी है भारत में देखने को मिलती है। यानी मानव अधिकारों को जब तक सुनिश्चित होता, मतलब मानव संसाधन को संगठनात्मक स्तर पर प्रयास जितने भी किए जा रहे हैं वो सब के सब विफल हो रहे हैं। यानी कि एक प्रॉपर तरीके से मानव का विकास नहीं हो पा रहा है। भारत जैसे देश में अगर देखा जाए तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या आणविक क्षमता या अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति अवश्य की है, लेकिन व्यक्ति के जीवन स्तर में तुलनात्मक रूप से बहुत कम सुधार आया है। यानी हम अब टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ने के बाद भी मानव का विकास या मानव के विकास में वो प्रगति नहीं हो पाई है जो हमने साइंस के उसमें क्षेत्र में कर ली है। तो विद्यार्थियों, मानव को आज भी उस स्तर पर हम नहीं पहुंचा पाए हैं जिस स्तर पर होना चाहिए। दूसरा, भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी, क्षेत्रीय असमानताएं, सांप्रदायिकता, हिंसा, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, ऐसी कई समस्याएं हैं जो भारत में एक उचित मानव विकास या मानव संसाधन विकास में एक प्रकार का रोड़ा पैदा करती हैं। तो मानव संसाधन का भारत में क्या स्थिति है, इस पर हम लोगों ने बात की। लेकिन इस स्थिति को सुधारा जा सकता है और इस स्थिति को सुधार कर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील कर सकते हैं। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में तब्दील करना है तो हमें उनकी उन कमियों को दूर करना होगा जिन कमियों की वजह से भारत जो है वो एक अविकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक विकासशील एक राष्ट्र के रूप में गिना जाता है। तो भारत में हमें मानव संसाधन का इस तरीके से प्रयोग करना होगा कि जिससे भारत जो है वो अन्य देशों के मुकाबले जो अन्य देशों में जो नागरिकों के मानव विकास पे ध्यान देते हैं वो भारत में भी हो सके। इसलिए भारत में जरूरी है कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे मानव संसाधन विकास में या उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यह करना होगा कि सबसे पहले जरूरी है कि जितनी आबादी है हमारी, उस आबादी में हमें उसे एक पूंजी के रूप में तब्दील करना होगा, यानी कि उसे एक पूंजी बनानी होगी। यानी भारत की जनसंख्या जो है, यानी जो मानव जनसंख्या है, इस मानव जनसंख्या को जब तक हम एक पूंजी के रूप में तब्दील नहीं कर देंगे तब तक हम इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयार
नहीं हो पाएंगे। दूसरा, भारत अन्य देशों के मुकाबले युवा आबादी वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में 35% आज भी युवा आबादी है। लेकिन युवा आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद भी भारत की युवा आबादी को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण है और बेरोजगारी की समस्या के कारण जो है मनुष्य जो है या युवा वर्ग जो है वो मानव संसाधन विकास में अपना कोई योगदान नहीं दे पाता। तो भारत के पास ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी है। रोजगार के कई अवसर है, जैसे सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी हम लोगों ने प्रगति कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी प्रगति करके हम एक योग्य मानव का विकास कर सकते हैं या विशेष प्रशिक्षण देके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में मानव स्थिति को सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए गए हैं, जैसे IIM, IIT और ITI जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है जो लगातार नए अवसर लोगों को प्रदान कर रहा है और एक नए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है। दूसरा, कौशल विकास को सबसे बढ़िया तरीका यही हो सकता है कि उन्हें व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण दी जाए, क्योंकि आज का जमाना औद्योगिक जमाना है और औद्योगिक जमाना होने के कारण यदि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण अच्छे से दिया जाए या व्यावसायिक शिक्षण अच्छे से दिया जाए तो व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण के आधार पर मानव विकास का और बेहतर से विकास हो सकता है। क्योंकि भारत में अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम और अधिक युवा वर्ग को शामिल करके उन्हें आगे मानव विकास से जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या और उनकी गुणवत्ता में भारी कमी है। अतः इस कमी को भी हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और शिक्षकों के कौशल में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसे शिक्षकों को भी हमें तैयार कर सकते हैं जो गैर शिक्षकों को तैयार कर सकते हैं, जिससे कौशल में या मानव कौशल में वृद्धि हो सके। तो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी शिक्षकों की संख्या या गुणवत्ता की भारी कमी को दूर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन विकास के लिए सरकार के द्वारा कई कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए सरकारी निवेश की आवश्यकता को महसूस करते हुए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यानी भारत में मानव संसाधन विकास के लिए NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार करके प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण देते हुए एक बेहतर सरकारी प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत में एक उचित मानव संसाधन का विकास हो सके। इसके अलावा एक योजना चलाई जा रही है, स्टार योजना, राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार के तहत यह योजना चलाई गई है, जिसका प्रशिक्षण, मूल्यांकन और पुरस्कार योजना के तहत इसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जाए और इसके द्वारा व्यक्तियों को अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, जिससे सफलतापूर्वक पूरा करने पर ध्यान दिया जाए और जब यह उचित प्रशिक्षण प्राप्त करें तो इन्हें मौद्रिक पुरस्कार भी प्रदान किया जाए। यानी स्टार योजना जो है वो युवाओं में या जितने जो वर्ग हैं उनके कौशल विकास से जुड़ा हुआ है, उनके कौशल विकास को प्रोत्साहित करने से जुड़ा हुआ है। यदि उनको प्रोत्साहित किया जाए तो वो एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जुड़ें, जिससे कि उन्हें सफलता मिलने पर उन्हें एक पुरस्कार यानी मौद्रिक पुरस्कार के रूप में दिया जाए, जिससे कि वो एक प्रॉपर तरीके से कार्य कर सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 24 लाख भारतीय युवाओं को एक सार्थक उद्योग के रूप में स्थापित करते हुए उनको एक हुनर आधारित प्रशिक्षण देना है। यानी जो व्यक्ति जिस कार्य में दक्ष है उस व्यक्ति को उसी कार्य में दक्ष करते हुए उसे उचित प्रशिक्षण देते हुए उसे जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराना है, जिससे कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे और वो एक रोजगार में तब्दील हो जाए, जिससे उसे अधिक से अधिक मानव विकास संसाधन में वो अपना योगदान दे सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसके तहत ग्रामीण युवाओं को जो गरीब हैं उनके लिए नौकरी संबंधित कौशल विकास योजना
उपलब्ध कराई जा सके। यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को नौकरी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई हैं। नेशनल एक्शन प्लान, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है, क्योंकि हमने देखा कि कई अधिकांश विकलांग व्यक्ति जो हैं इनका मानव संसाधन में कोई योगदान नहीं होता। इससे सरकार ने नेशनल एक्शन प्लान चलाया है जिससे विकलांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान यानी NSDM चलाया गया है। 2015 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और ये 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में चलाया जा रहा है, जिसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे इस पाठ्यक्रमों के आधार पर युवाओं के कौशल को विकास करके इस योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें उचित रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी इसका तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी ये दीर्घकालिक प्रशिक्षण नहीं बल्कि अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके लिए वो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL एक ट्रेनिंग प्रदान करता है और RPL ट्रेनिंग के द्वारा करोड़ों लोगों को ये कौशल प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह प्रधानमंत्री ने PMKVY 2 के तहत RPL योजना चलाई, जिसके द्वारा कई करोड़ युवाओं को कौशल दक्ष बनाया जा सके, जिससे कि वो मानव विकास में अपना अधिक योगदान दे सके। स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई गई है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों में से बैंक के प्रत्येक शाखा में से किसी एक व्यक्ति या एक महिला को अगर कोई नया उद्यम वो खोलना चाहता है तो उसे 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो बीच में बैंक जो है उसे ऋण दिलाने का मदद करेगी। यानी बैंक की प्रत्येक शाखा किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी भी एक व्यक्ति या महिला को 10 लाख से 1 करोड़ के रूप के बीच में बैंक ऋण उपलब्ध करा सकती है। और इस योजना का वित्तीय वर्ष बढ़ाकर वर्तमान में 2025 कर दिया गया। तो इनको सब पॉइंट के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं, इस सब पॉइंट के रूप में भी आप इसको रख सकते हैं। मानव विकास सूचकांक एवं भारत। मानव विकास सूचकांक और भारत की अगर बात की जाए तो मानव विकास सूचकांक और भारत के बीच में क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए सूचकांक किसी भी देश की समाज की प्रगति को बताता है, एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हुए भी ये उसका मूल्यांकन करता है। यानी किसी भी देश का मूल्यांकन करने का एक प्रकार का इंडेक्स है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सभी विकास के क्षेत्रों में ये एक प्रॉपर तरीके से मानक निर्धारित करता है। MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि मानव संसाधन या मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से पैमाने होते हैं, किन पैमानों पे उसको लिया जाता है। तो ये सूचकांक 1990 में लागू किया गया था, यानी 1990 से चालू है। ये 0 से लेकर 1 के बीच में इंडेक्स देता है, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में इसको जारी किया जाता है। इसके मोटे तौर पर 3 मानक होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तथा मानव का विकास। लेकिन ये 3 मानकों से भी सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है मानव संसाधन विकास में ये जो सूचकांक है, इनके संकेतकों को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी 2018 में 6 नंबर में सूचकांकों की गणना किन संकेतकों के द्वारा की जाती है, उसके लिए ये 4 संकेतक हैं। यानी पहला संकेतक, जन्म के समय मनुष्य की जीवन प्रत्याशा क्या थी, यानी उसका जो जन्म दर थी वो क्या थी। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष में क्या रहा, यह इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष क्या रहा, यह तीसरा मानक है। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या थी, ये एक मानक है। यानी कि सूचकांकों में 4 संगठनों को या 4 संकेतों को अपनाया जाता है। और जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष क्या रहा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है, इसी आधार पर किसी भी देश का जो है इंडेक्स निर्धारित होता है। सूचकांकों की गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। ये चारों संकेतक आपको याद रखने हैं, कौन कौन से संकेतक थे। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक जो है वो दुनिया भर के देशों की जीवन प्रत्याशा हमने बात ही करी, साक्षरता, शिक्षा, जीवन का स्तर, जीवन की गुणवत्ता, है ना,
का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। सूचकांक ये भी बताता है कि देशों की संपत्ति का मूल्यांकन भी करता है वो, और इस तरह वो प्रॉपर एक गणना करके उसका एक इंडेक्स तैयार करता है, जिस इंडेक्स के आधार पर मानव का या उस देश का क्या इंडेक्स रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मानव, अगर ये 6 नंबर में पूछा जाए कि मानव विकास के संकेतक कौन है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन करके बता दिया है। जैसे जीवन स्तर, किसी भी देश में जीवन स्तर उसकी प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, यानी जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय जिस देश की ज्यादा है उसका व्यक्ति का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करते हैं तो सकल घरेलू उत्पाद में जो मानव विकास का स्तर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में किस आधार पर निर्धारित होता है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी देश अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसलिए विकास को आंशिक रूप से नापने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और वयस्क आबादी में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो 16 वर्ष तक 3 साल या उससे अधिक की स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली हो, प्रारंभिक पारिवारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और माध्यमिक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम पूरा कर लिया हो, यह भी इस इंडेक्स में देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा, किसी भी देश के मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो आधार होता है वो आधार होता है उस व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में। ये भी एक संकेतक के रूप में लिया जाता है, यानी वर्तमान परिस्थितियों में कितने समय तक जीने की उम्मीद कर सकते हैं। और गरीब देशों में जीवन प्रत्याशा कम होती है, क्योंकि अमीर देशों में सुविधाएं अधिक होती हैं, इसलिए जीवन प्रत्याशा का स्तर भी अधिक होता है गरीब देशों के मुकाबले। मानवाधिकारों का स्तर देखा जाए तो मानवाधिकारों का स्तर भी देखा जाता है कि मानव का उस देश में क्या स्थिति है, यानी कि उसका शोषण यदि हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो किस स्तर पर है। यानी मानव विकास अधिक हो तो लोग अपने अधिकारों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यानी मनुष्य अपने अधिकारों को भी अच्छे से जान सकते हैं। दूसरा, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी यह भी देखा जाता है कि बुनियादी आवश्यकताएं मिल रही हैं कि नहीं। और बुनियादी आवश्यकताओं में आवास, भोजन और कपड़े, यानी कि भोजन, यानी कि आवास और कपड़े, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। अन्य मानव विकास सूचकांकों के संकेतकों के रूप में और क्या किया जा सकता है? शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता अनुपात, इसको भी आधार बनाया जा सकता है। लेकिन वो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जीवन प्रत्याशा से रिलेटेड। ठीक, भारत की अगर स्थिति देखा जाए कि इस इंडेक्स में क्या है, तो भारत की स्थिति यूएनडीपी के अनुसार 2022 में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति अन्य देशों के मुकाबले आज भी गिरी हुई है, और 2021 के मुकाबले 0.633% ही है। और इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस को लागू जो किया गया था वो महबूब उल हक ने इसे जाहिर यानी बताया था। एनएसडीसी यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ये एक संस्था है जो ये बताती है कि किस तरीके से राष्ट्रीय कौशल विकास होता है। तो निजी और सरकारी क्षेत्रों में शुरू किया गया ये एक साझा प्रयास है। भारतीय श्रमिक वर्ग को एक कुशल बनाना भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा, एनएसडीसी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है और वित्तीय मदद भी इसके द्वारा दी जाती है। तो विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ये भी सरकार की एक योजना है जिसका प्रारंभ 2014 में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसका औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाते हुए वहां पर सरकारी सहायता प्रदान करना है। तो इन सभी योजनाओं को आप मानव संसाधन के विकास में भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप इन सभी को देख सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव योजना के तहत श्रम सुविधा पोर्टल खोला गया है। सार्वभौमिक खाता संख्या, अनिवार्य निरीक्षण योजना, प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अगर ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम भी मानव विकास के योगदान में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि मानव संसाधन विकास क्या है, मानव संसाधन विकास के उद्देश्य क्या हैं, मानव संसाधन विकास का महत्व क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, मानव संसाधन के नियोजन क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं। इसके अलावा हमने
दोनों में कंपेयर करके देखा कि मानव संसाधन विकास और मानव संसाधन प्रबंधन किस तरीके से अपने आप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत में मानव संसाधन की स्थिति क्या है और भारत मानव संसाधन विकास के लिए क्या कार्य कर रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, मानव संसाधन विकास के लिए सरकार जो है वो क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, ठीक, इसके लिए। इसके अलावा कुछ और भी सरकारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई हैं, तो हम इसके भी आगे की बातें जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, मन लगा के मेहनत कीजिए और सफलता जल्द ही आपको प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना है मेरी आपसे, ठीक। जय हिंद, जय भारत।